हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 21 से 30 तक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो तक मैंने आपको सेक्शन 20 तक करवा दिया है और मैंने अभी तक आईपीसी की 3 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 21 से सेक्शन 30 तक। यह जनरल एक्सप्लेनेशन का वीडियो नंबर 2 होगा। तो शुरू करते हैं सेक्शन 21। पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या होगा? अब इसके अंदर बेसिकली 13 क्लॉज दे रखे हैं, जिसके अंदर क्लॉज 1 आपका हो चुका है रिपील्ड। क्लॉज 1 आपका रिपील्ड हो चुका है। अब सेकंड में एक बात करता है, हर एक कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि किस में कमीशन्ड होगा? मिलिट्री में, नेवल में, एयरफोर्स में, मतलब हर एक डिफेंस पर्सन का आदमी, हर एक डिफेंस ऑफिसर वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा, जो कि बात करता है क्लॉज 2 के अंदर। थर्ड के अंदर बात करता है एवरी जजेस, जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ होंगे किसी भी जुडिशरी फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए। मतलब पब्लिक सर्वेंट का क्लॉज 3 बात करता है, क्लॉज 3 में कौन पब्लिक सर्वेंट होगा? जज। क्लॉज 4 में कौन पब्लिक सर्वेंट होगा? ऑफिसर ऑफ कोर्ट। अब उसके अंदर आपका लिक्विडेटर भी आ जाएगा, उसके अंदर आपका रिसीवर भी आ जाएगा, उसके अंदर आपका और कोई ऐसा आपका का कोई भी कमिश्नर आ जाएगा जिसकी ड्यूटी होगी किसी की इन्वेस्टिगेशन करना, किसी की रिपोर्ट को देखना वगैरह वगैरह। तो फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा कोई भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट एज अ पब्लिक सर्वेंट। 5 में आ जाएगा कोई भी पंचायत का ऑफिसर या कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत जो हम कह सकते हैं, कोई भी जूरीमैन, कोई भी असेसर। 5 में आ जाएगा आपका आर्बिट्रेटर, सॉरी 6 में आपका आएगा आर्बिट्रेशन। 6 में एवरी आर्बिट्रेटर, अदर पर्सन whose any cause matter has been referred by the court of justice। मतलब अगर किसी कोर्ट ने किसी ऐसे आदमी को एम्पावर्ड किया है कि आप ये काम संभालेंगे, तो वो क्लॉज 6 के अंदर आएंगे। 7 के अंदर जिसने कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रखा हो और जिसकी ये ड्यूटी है किसी भी आदमी को कन्फाइन करने की। 8 में आएगा कोई भी ऐसा ऑफिसर गवर्नमेंट का जिसकी ड्यूटी है किसी भी अपराध को होने से रोकने की या किसी भी अपराध की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे उस अपराध को रोकने की। तो बेसिकली यहाँ पे क्लॉज 7 में बात करी है जेलर की, जो कि अपराधी को पकड़ कर रखेगा, और एक क्लॉज 8 में बात करी है हमारी पुलिस की, जो कि जिसकी ड्यूटी है कि अपराध को ना होने दे या इन्फॉर्मेशन जब मिले तो उस अपराध को रोके। 9 बात करता है कोई भी ऐसा रिसीवर जो कि कोर्ट अपॉइंट करेगा किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जिसमें उसकी ड्यूटी होगी किसी भी फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना गवर्नमेंट को। 10th हमारी बात करता है लिक्विडेटर की। उसका ये काम होगा कि कोई भी जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट होगी उसको सेल करके उसकी जो भी वो अमाउंट रिसीविंग आएगी उसको वो कोर्ट में सबमिट करवाएगा, और वो ये किसी भी टाउन में हो सकता है, ये किसी भी सिटी में हो सकता है, ये किसी भी विलेज में हो सकता है। 11th हमारा बात करता है कोई भी ऐसा आदमी जो कि गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करता हो, और वो गवर्नमेंट ऑफिस कौन सा? इलेक्शन कमीशन का ऑफिस। मतलब जो भी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के होंगे वो भी एक पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे 11 के अंदर।
ट्वेल्थ में 2 पार्ट हैं। अब 12th का पार्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट के द्वारा अपनी ड्यूटी करता हो और उसको वो गवर्नमेंट पे करती हो, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 1 कह दिया कि जो एक पब्लिक सर्वेंट होगा वो कोई भी हो सकता है सर्वेंट, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सर्वेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट ना हो। अब अगर पब्लिक सर्वेंट की बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एक आदमी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है खाली वही पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये हेल्ड हुआ है कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर भी एक पब्लिक सर्वेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2, पब्लिक सर्वेंट के अंदर वो सभी आदमी आएंगे जिनके पास एक्चुअल पोजीशन है, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन में है उस टाइम पर लीगली उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वो सब आदमी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 22 पे, मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। मतलब अगर कोई ऐसी वस्तु है जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ज़मीन एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसी वस्तु है जो कि उस ज़मीन से अलग हो चुकी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। सेक्शन 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में, इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। अब पहले हम बात समझेंगे रॉन्गफुल गेन क्या होता है। Wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which a person is gaining is not legally entitled। ऐसा गेन जो एक आदमी को हुआ तो सही, लेकिन आदमी उसके लिए लीगली एंटाइटल नहीं था। मैंने किसी को फ्रॉडली धोखा दे करके उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो अब इस केस के अंदर क्या मैं उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए लीगली एंटाइटल था? नहीं था। लेकिन मैंने उसको फ्रॉडली उसको बहला फुसला के या किसी भी तरीके से चोरी करके उससे सामान ले आया और मैं उसकी प्रॉपर्टी एंजॉय करने लगा, तो उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ और मेरे को रॉन्गफुल गेन हुआ। Wrongful loss is a loss by unlawful means of property to which a person is losing it legally entitled। मतलब जो आदमी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए लीगली एंटाइटल था, लेकिन वो किसी और के एक्ट की वजह से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा और उस प्रॉपर्टी को कोई और एंजॉय कर रहा है, तो अब जो एंजॉय कर रहा है वो लीगली एंटाइटल नहीं है लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहा है, तो उसको तो हो गया रॉन्गफुल गेन। अब इसको ये लीगली एंटाइटल था लेकिन ये एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो ये हो गया इसको रॉन्गफुल लॉस। अब इसी के अंदर एक केस आता है KN मेहरा वर्सेस KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसको हम बेसिकली जानते हैं एयरक्राफ्ट की चोरी वाला केस। इस केस के फैक्ट ये थे कि 2 NCC के कैडेट थे या 2 एयरफोर्स के कैडेट थे, उन्होंने बिना एयरफोर्स की परमिशन के एक एयरक्राफ्ट ले लिया और उसको उड़ा ले गए। अब जब उड़ा ले गए तो उनका नेविगेशन लॉस हो गया और वो जाकर ड्रॉप हो गए पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर। अब वहाँ पर पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब इस केस में
जब वो आए इंडिया वापस तो उनके ऊपर 378 का केस चला, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बिना अथॉरिटी के परमिशन के उस एयरक्राफ्ट को लिया था, और इस केस में अथॉरिटी को हुआ रॉन्गफुल लॉस, क्योंकि वो एंटाइटल थी एंजॉय करने की, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर पाई। और जो वो 2 कैडेट थे उनको हुआ था रॉन्गफुल गेन, क्योंकि वो एंटाइटल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर भी उन्होंने बिना किसी परमिशन के वो ले गए उन्हें, और उसके बाद उन्होंने उसका यूज़ किया। गेनिंग wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retain wrongfully as well as when such person acquire wrongfully. अगर वो गलत तरीके से उसको ले गया तब भी, और उसने अगर गलत तरीके से उस संपत्ति को अपने पास रखा तब भी। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property. अगर उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया हो, एज वेल एज व्हेन सच प्रॉपर्टी इज रॉन्गफुली डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी, जब उसको गलत तरीके से बेदखल कर दिया हो तब भी। अब बात करते हैं हम सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली। Whoever does anything with intent to causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. जहाँ पर एक आदमी को रॉन्गफुल गेन हो रहा हो और जहाँ पर दूसरे आदमी को रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो किसी एक एक्ट की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे डिसऑनेस्टली। यहाँ पर एक एक्ट एक ही हो रहा है लेकिन उससे एक को लॉस हो रहा है और एक को गेन हो रहा है, तो वो हो गया डिसऑनेस्टली। लेकिन यहाँ पर इंटेंशन टू डिफ्रॉड नहीं है। इंटेंशन टू डिफ्रॉड हमारा सेक्शन 25 में है, फ्रॉडुलेंटली में। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. अगर उसकी इंटेंशन डिफ्रॉड करने की है तभी हम कहेंगे कि ये आदमी फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है। अब अगर कभी डिफरेंस आ जाए कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जहाँ पर फ्रॉडुलेंटली आएगा तो वहाँ पर इंटेंट टू डिफ्रॉड आएगा ही आएगा, लेकिन डिसऑनेस्टली में इंटेंट टू डिफ्रॉड नहीं आएगा। अब इसी से जोड़ता हुआ एक केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह। इसके अंदर कोर्ट ने बोला था कि फ्रॉडुलेंट जो है वो डिसऑनेस्ट से वाइडर टर्म है, और इसके फ्रॉडुलेंट के अंदर हर तरीके की इंजरी को इंक्लूड किया गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। दोबारा बता देता हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह के केस में फ्रॉडुलेंटली का जो एरिया है वो डिसऑनेस्टली से बहुत वाइडर बताया गया था, और फ्रॉडुलेंटली के अंदर हर तरीके की इंजरी को इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 26। रीज़न टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव अ रीज़न टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. अब रीज़न टू बिलीव तभी माना जाएगा जब उसके पास कोई पुख्ता विश्वास हो, कोई वो पुख्ता कारण हो जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। ऐसे कोई आदमी नहीं बोल देगा कि मेरे को इसके ऊपर शक हो रहा है या ये आदमी गलत है। जब तक आपके पास पुख्ते सबूत नहीं है, जब तक आपके पास कोई रेलेवेंट सोर्स नहीं है, तब तक आप किसी को दोष नहीं दे सकते। 27. Property in possession of wife, clerk and servant. When a property is in the possession of, अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, पर्सन की वाइफ की पोजेशन में हो सकती है प्रॉपर्टी, पर्सन के क्लर्क के पोजेशन में हो सकती है प्रॉपर्टी, पर्सन के सर्वेंट के पोजेशन में हो सकती है प्रॉपर्टी। ऑन अकाउंट दैट ऑफ दैट पर्सन
it is in the possession within the meaning of this code. अगर इस कोड के अंतर्गत आने वाली प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन के क्लर्क के पास हो, किसी पर्सन की वाइफ के पास हो, किसी पर्सन के सर्वेंट के पास हो, तो वो यही मानी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास खुद के पास ही है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरीली or on a particular occasion in capacity of a clerk or a servant is a clerk or a servant within the meaning of this section. इसमें यह कह दिया गया है कि यदि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे भी है, भले ही एक दिन के लिए भी हो, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर सर्वेंट या क्लर्क माना जाएगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं 28। सेक्शन 28 कहता है काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अदर थिंग intended by means of that resemblance of practice deception or knowing it too likely to be that exception deception will thereby be practiced। मतलब ये है कि एक ऐसी काउंटरफीट का मतलब एक ऐसा हो गया जो एक आदमी इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को रिसेंबल कर रहा है और इस इंटेंशन के साथ कर रहा है रिसेंबल कि जो वो चीज़ रिसेंबल हो रही है वो असली दिखे, या जो दूसरा सामने वाला उसको देखने वाला है वो उसको रिसेंबल ना समझ के वो उसको असली समझे, ताकि वो उसको डिफर कर सके। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दो है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2। 1 में कहता है कि काउंटरफीट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी इमिटेशन है वो एग्जैक्ट ही बने। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। अगर हल्की फुल्की मिलती जुलती भी दिखाई दी तो भी वो काउंटरफीट ही मानी जाएगी। अब वो जो एक्यूज आदमी है या जो गिल्टी पर्सन है वो इस बात का वो प्ली नहीं लेगा कि भैया ये तो इससे 20% ही मेल खा रही है या ये इससे सिर्फ 50% ही मैच कर रही है, तो ये काउंटरफीट नहीं है। एग्जैक्ट इमिटेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी मिलती हुई दिखाई दी तो वो काउंटरफीट मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2। When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance of such that person might deceive thereby, it shall presume until the contrary is proved। जब तक कॉन्ट्रारी प्रूव नहीं होगा तब तक यही माना जाएगा कि भैया आपने जो ये रिसेम्बलेंस किया है वो किसी को डिसीव करने की इंटेंशन से किया है, मतलब किसी को डिसीव करने के पर्पस से किया है और आपने वो काउंटरफीट ही किया है। दैट द पर्सन सो कॉजिंग दैट वन थिंग रिसेम्बल अनदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट लाइकली टू डिसेप्शन वुड देयर बाय प्रैक्टिस। यही माना जाएगा कि जब आपने वो डिसेप्शन की थी तब आपको ये पता था कि आपकी इस डिसेप्शन की वजह से किसी पर्सन की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की किसी पर्टिकुलर पर्सन को फ्रॉड हो सकता है, या आपकी इंटेंशन ही थी किसी पर्टिकुलर पर्सन को फ्रॉड करने की, तो ये सभी सिचुएशन में एक काउंटरफीट ही माना जाएगा। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट। अब इसकी डेफिनेशन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के एग्जैक्ट सेम है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स कोई भी मैटर हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो डिस्क्राइब हो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, चाहे वो लेटर के द्वारा हो, चाहे वो फिगर के द्वारा हो, चाहे वो मार्क्स के द्वारा हो, या वो चाहे एक से अधिक किसी भी प्रकार से हो, बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, जिसको कि हम यूज़ कर सकें, विच मे बी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज एज अ एविडेंस इन दैट मैटर ऑफ कोर्ट। अगर कोई ऐसे मैटर है किसी भी सब्सटेंस पर जो कि एक्सप्रेस हो और वो डिस्क्राइब हो, किस तरीके से वो डिस्क्राइब और एक्सप्रेस, लेटर की फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में,
मार्क्स की फॉर्म में या किसी भी दो तरीके से जिसको कि हम कोर्ट के अंदर पेश कर सकें एज अ एविडेंस, तो वो माने जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स। एक्सप्लेनेशन 1, it is material by what means or upon what substance the letter, figure or marks are formed, whether the evidence is intended for use or may be used in a court of justice। अब यहाँ पर ये साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कि लेटर, फिगर, मार्क्स के द्वारा प्रेषित किया गया है, अब उसे हम कोर्ट में एज अ एविडेंस लेंगे या नहीं, वो एक बहुत ही इमैटेरियल फैक्ट है। अगर वो ऐसा कोई सब्सटेंस है तो हम उसको पेश कर सकते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। A writing expressing the term of a contract which may use as a evidence of a contract is a document। कोई भी ऐसा राइटिंग फॉर्म में हो कॉन्ट्रैक्ट, वो हम डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, कोई भी चेक हो वो डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट हो सकती है। कोई भी मैप और प्लान हो जिसको भी हम एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट है। कोई भी राइटिंग हो जिसके अंदर हम किसी को डायरेक्ट कर रहे हो या किसी को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वॉट एवर इज एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड मर्केंटाइल और अदर यूसेज shall be deemed to be expressed by such letter, figure, marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। अगर वो उस प्रकार से करने को बोला गया है तो हम उसी प्रकार से करेंगे और वो डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। अब ये इलस्ट्रेशन बहुत बार पूछी जाती है। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे ए ने अपना नाम लिख दिया जिसको कि वो पे किसी और को करेगा। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन मर्केंटाइल यूसेज, अब वो व्यापार के पर्पज से था। इज दैट द बिल इज़ टू बी पेड टू द होल्डर, जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो किसी पर्टिकुलर को पे करना था। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, और जो उसने वो अपने पीछे लिखा था उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। वो तो वो लिखने के साथ ही वो डॉक्यूमेंट बन गया। एंड मस्ट बी कंसिडर्ड इन द सेम मैनर, जिस तरीके से उसमें लिखा गया है उसी तरीके से वो पे किया जाएगा और उसी आदमी को पे किया जाएगा। पे टू द होल्डर और वर्ड इफेक्ट रिटर्न ओवर द सिग्नेचर। सेक्शन 29 है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू क्लॉज टी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 21T के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वैसी ही एप्लीकेशन सेक्शन 29A के अंदर IPC की मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में क्या होगा, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और परपोर्ट टू बी अ डॉक्यूमेंट जहाँ पर कोई भी लीगल राइट क्रिएट हो रहा हो, जहाँ पर कोई भी लीगल राइट एक्सटेंड हो रहा हो, जहाँ पर कोई भी लीगल राइट ट्रांसफर्ड हो रहा हो, जहाँ पर कोई भी लीगल राइट रिस्ट्रिक्ट हो रहा हो, या जहाँ पर कोई भी लीगल राइट एक्सटिंग्विश्ड हो रहा हो, और उसके साथ साथ कोई भी लीगल राइट रिलीज़ हो रहा हो, और उसके साथ साथ कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी लीगल लाइबिलिटी भी अराइज हो रही हो, तो उस केस में हम मानेंगे कि वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। आगे बढ़ते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखा। एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द अनलॉफुल होल्डर ऑफ इट। अब उसने अपना नाम पीछे लिखा, अब उसकी एंडोर्समेंट के बाद
as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the, अगर किसी और आदमी के हाथ में वो इलीगल तरीके से भी लग गया तो वो एंडोर्समेंट उसी के लिए मानी जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में जो उसने एंडोर्समेंट करी है, जो उसने अपना नाम लिखा है, वो एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी ट्रीट की जाएगी। अब अगर वो उसकी जेब से कभी कुछ गिर गया और किसी और ने उसको ले लिया तो वो आदमी वो उसके एंडोर्समेंट के बेसिस पर वो आदमी उसके पैसे निकाल सकता है और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही ट्रीट किया जाएगा। ये इलस्ट्रेशन बार बार पूछ लेता है तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका कमेंट हो, आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मेरे को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।